डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10th के चैप्टर द्विघात समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण का प्रारूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का प्रारूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे x² गुणांक आ रहा है a, x का गुणांक आ रहा है b, लास्ट में क्या आ रहा है कांस्टेंट राशि नियत राशि c। अब स्टूडेंट्स अपने को ये देखना होता है कि जो द्विघात समीकरण को अपने को हल करवा रहे हैं, अपने को हल करना है, बोर्ड एग्जाम से हल करवा रहा है, तो देखना ये है कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक। तो ये मूल वास्तविक है या काल्पनिक, इसके लिए अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं और उस फॉर्मूले से इस जो दिया हुआ समीकरण होता है उसकी तुलना करते हैं। तो फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। इससे अपने को क्या करना है, इसकी तुलना करनी है, यानी कि अपने को b² माइनस 4ac से इसकी तुलना करने पर अब अपने को देखना है कि ये मान क्या रहा है, जिस हिसाब से अपने कैसे कि भाई वास्तविक है या काल्पनिक है। तो इससे पहले अपने को तीन कंडीशंस याद रखनी है। पहली कंडीशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac यदि बड़ा है, ग्रेटर देन है किससे, 0 से, यानी कि b² माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से। तो जो अपने मूल आएंगे वो मूल क्या होंगे, वास्तविक, और साथ ही साथ क्या होंगे, वो दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। कब आएंगे, जब b² माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, मूल वास्तविक आएंगे और दोनों मूल अलग अलग आएंगे। सेकंड स्थिति, ये केस फर्स्ट था, केस सेकंड में आपको बताने जा रहा हूं कि b² माइनस 4ac का मान बराबर है किसके, 0 के। उस स्थिति के अंदर मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल समान आएंगे। जो तो अपने जो दो मूल आएंगे वो क्या आएंगे, समान आएंगे। केस थर्ड में आपको बताने जा रहा हूं, केस थर्ड है b² माइनस 4ac का मान छोटा है किससे, 0 से। इस स्थिति के अंदर ये जो मान आएगा b² माइनस 4ac का, ये ऋणात्मक आएगा और ऋणात्मक मानों की तो अपने यहाँ से कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैं मानूंगा कि जो भी मान आएगा वो मान लिया मैंने, माइनस का 1 है, प्लस का 2 है, लाख है, जो भी है। तो अपने को क्या करना है, तो यहाँ से मूल आएंगे वो क्या आएंगे, काल्पनिक आएंगे, यानी कि कोई इसका फिक्स मान नहीं आएगा। कौन सी स्थिति में, b² माइनस 4ac का मान क्या है, छोटा है किससे, 0 से। इन चीजों को अपन समझेंगे उदाहरण की सहायता से। तो एक उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण लेने से पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो अपने मूल आएंगे, बेसिक रूप से दो मूल आएंगे, अपने दो मूल की अपन बात कर रहे हैं। या तो दो मूल आएंगे तो अलग अलग आएंगे, या दो मूल आएंगे तो समान आएंगे। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो गया तो निश्चित है कि वो मान क्या है, काल्पनिक है, और काल्पनिक मानों को अपने को इसमें जो विधियां दी हुई है उस विधि से अपने को इसको मान निकालना ही नहीं है। तो मैं बता देता हूं कि इसमें अपन यदि मूल निकालेंगे, इसके मूल निकालेंगे तो मूल कितने हो गए अपने यहाँ से, दो मूल हो गए। और मूल हो गया, पहला मूल हो गया अल्फा, पहला मूल क्या हो गया, अल्फा, और जो दूसरा मूल है वो क्या हो गया यहाँ से, बीटा। पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा। अब स्टूडेंट्स अल्फा और बीटा में भी संबंध दिए गए हैं। अपने जो एक कक्षा 10th के बारे में ट्यूशन दिए हुए हैं, या एक तो दिया हुआ है कि आपको इसके मूल ज्ञात करने हैं। आगे जाके क्वेश्चन ये अपने से आ रहे हैं कि आपको वो तो निकालने हैं, मूल तो निकालने हैं, लेकिन इसके अंदर अपने सत्यता की जांच भी करनी है। तो इसके अंदर भी संबंध है, वो संबंध मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a, यानी कि b, ये b क्या है, ये b है x² का, यहां से देखो b क्या है, x का गुणांक, सॉरी b क्या है यहां से, x का गुणांक, और a क्या है यहां से देखो, a क्या है, x² का गुणांक। b क्या है, x का गुणांक, और a क्या है, x² का गुणांक। इसी प्रकार ये संबंध किसमें है, योग में। यदि अपन दो मूलों को आपस में जोड़ेंगे तो इनका मान क्या आएगा,
x के गुणांक और x स्क्वायर गुणांक के बटे हुए के बराबर। इसी प्रकार यदि इनका गुणनफल करें अल्फा गुणा बीटा बराबर तो होगा c बटा a। और दोस्तों मैंने आपको पहले बताया जो c है वो यहाँ पे क्या है, एक अचर राशि है, एक नियत राशि है, और बटा a जो यहाँ पे क्या आ रहा है, x स्क्वायर का गुणांक ये आ रहा है। तो ये संबंध अपने को याद रखने हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा बराबर क्या है, सी अपॉन ए। तो अब अपन जानेंगे अल्फा और बीटा का मान कैसे निकाल जाता है। अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए कक्षा 10th में विधियां दी हुई हैं आपके 3, तो वो तीनों विधियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि चाहे विधि अपने कौन सी भी लगाएं, पेपर्स के अंदर जो विधि दी हुई है वो तो अपने को लगानी है, लेकिन जैसे मान लो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें विधि नहीं दी हुई, जिस मेथड से अपन करते जा रहे हैं, तो उस सबसे पहले आपको ये जरूर तय कर लेना है कि इसके मूल कहीं ना कहीं काल्पनिक तो नहीं है। तो अपने को मूल उसी स्थिति में निकालने हैं जब मूल वास्तविक होंगे, चाहे अलग अलग हैं चाहे समान है। तो एग्जाम्पल के साथ जैसे अपन इन सब चीजों को क्लियर करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी कक्षा 10th में विधियां 3 दी हुई हैं। तो पहली विधि जो दी हुई है उसका नाम है, उस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। जो कक्षा 10th में आपको पहली विधि दी है कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि की अपन बात करें तो आपके दिया हुआ है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, यानी कि अपने को एक पहले पूर्ण वर्ग बनाना है, उससे आगे अपने को इसके मूल ज्ञात करने हैं। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और तीसरी बात करूं मैं तो तीसरी विधि है फॉर्मूला बेस, यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूले से अपने को इसको हल करना है। यानी कि अपने को हल किससे करना है, श्रीधराचार्य सूत्र से करना है अपने को, यानी कि द्विघाती सूत्र जिससे पढ़ा जाता है उस द्विघाती सूत्र से अपने को हल करना है, उसको द्विघाती सूत्र से अपने को हल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको विधि यहाँ से बताने जा रहा हूँ, वो विधि बताने जा रहा हूँ गुणनखंड विधि। तो इस गुणनखंड विधि को हम यहाँ से एक दूसरे के साथ समझेंगे। गुणनखंड विधि के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल अपन ने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ये अपना एक द्विघाती है, द्विघात समीकरण का प्रारूप ये कहता है भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अपना द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण की मैंने आपको 3 विधियां बताई, यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के सबसे पहले अपने को ये देखना है भाई a और c का गुणांक कितना आ रहा है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 5। यदि 5 और 2 को गुणा किया जाए तो कितना आ रहा है 10। कितना आ रहा है 10। तो 5 दूना 10। अपने को इस चीज को याद रखना है। गुणनखंड इसी के करने हैं टुकड़े, अपने को टुकड़ा मध्य पद के टुकड़े करने हैं। मध्य पद के टुकड़े ऐसे करने हैं जो 2 टुकड़े आएंगे उनका योग तो कितना होना चाहिए 7x और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए 10। तो अपने को टुकड़े इस 10 के करने हैं। 10 में सबसे पहले मैंने भाग दिया 1 का, तो 1 का भाग 10 में कितनी बार गया 10 बार। तो यहाँ से 1 को 10 से गुणा कर 10 आ गया। लेकिन यदि मैं इन टुकड़ों को जोड़ता हूँ या आपस में घटाता हूँ तो 10 और 1 11 हो गए। अपने को यहाँ से ना तो 11 चाहिए, उस 10 में से 1 घटाया तो 9 आया, तो अपने को यहाँ से ना ही 9 चाहिए। यानी कि अपना ये टुकड़े तो अपने से 2 गुणनखंड है, वो ये अपने नहीं है। फिर 1 के बाद मैं इसमें भाग दे रहा हूँ 2 का। यदि 2 के अंदर 10 का भाग दिया मैंने तो कितना आया 5। तो 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 10। अपने को गुणा करने में कितना चाहिए था 10 चाहिए था। यदि इन टुकड़ों को मैं आपस में जोड़ूं तो 2 और 5 कितना हो गया 7 हो गया। तो अपने को चाहिए कितना वही 7x। तो अपने इस 10 के टुकड़े कितने हो गए, इस 7x के टुकड़े कितने हो गए 5x प्लस 2x हो गए। तो यहां से लिखेंगे अपन, यहां से लिखेंगे इस 7x से लिखेंगे, यानी 7x को 7x को अपन ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। अपने को यहाँ से मूल निकालना है तो समीकरण को किसके बराबर लिखेंगे 0 के बराबर लिखेंगे। यहाँ से अपने को 2-2 के पेयर बनाने हैं, 2-2 संख्या के जोड़े बनाने हैं। प्रत्येक जोड़े में से समान संख्या को, कॉमन संख्या को बाहर लेना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 1 तो कॉमन आ गया यहाँ से 2, और इन दोनों में क्या कॉमन आ गया
x। यदि मैंने यहाँ पे 2x की एक घात को बाहर ले लिया तो यहाँ पे x की घात 1 बच गई। प्लस यदि 2x का था यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब इसमें अपन भाग देते हैं, तो 2x में 2x का भाग कितनी बार गया, एक बार। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो ये एक अपना कोष्टक आ गया, अगले जो कोष्टक यहाँ से जो आने वाला है, ये दोनों कोष्टक आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। यहाँ से 5x प्लस 5 में कितने का, एक कौन सी कॉमन संख्या का भाग जा रहा है, 5 का। 5x में 5 का भाग दिया, कितना बचा, x प्लस 5 में 5 का भाग कितनी बार गया, एक बार, बराबर क्या आ रहा है, 0। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये दोनों कोष्टक आपस में क्या आने चाहिए, समान रहना चाहिए। तो एक बार तो जो समान कोष्टक आ रहे हैं उनको लिख लेते हैं, और एक बार जो संख्या अपने बाहर है उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो संख्या कितनी है, 2x प्लस 5 बराबर किसके लिखेंगे, 0 को। अब यहाँ से लिखेंगे दो गुणनखंड आ गए अपने पास, दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे। x प्लस 1 को बराबर 0 के लिखेंगे, और 2x प्लस 5 इसको किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये संख्या प्लस की थी, पक्षांतर कर दिया, किसकी हो गई, माइनस की। यहाँ से देखेंगे भाई 2x प्लस का 5 का पक्षांतर कर दिया, किसमें आ गया, माइनस का 5। x की वैल्यू निकालेंगे तो -5/2। यहाँ से मान लो ये पहला अपना मूल है तो इसका मान है अल्फा, या अल्फा का मान कितना आ गया, -1, और या बीटा का मान कितना आ गया, -5/2। अब देखेंगे दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि ये अपने जो अल्फा और बीटा है इस समीकरण को संतुष्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो अपने फॉर्मूले हैं उनको वो संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस वीडियो के पहले में अपने चर्चा की थी कि जो इन दोनों का योग आएगा अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होना चाहिए, -b/c के, सॉरी -b/ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि x का गुणांक बटे हुए x स्क्वायर के गुणांक के बराबर आने चाहिए, किसका मान, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ से पहले मैं अल्फा बीटा का मान यहाँ से लिख देता हूँ। तो अल्फा का मान कितना आ रहा है, -1 प्लस बीटा का मान कितना आ रहा है, -5/2 बराबर माइनस, यहाँ से देखेंगे b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 7/a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो यहाँ से देखेंगे भाई -1 प्लस और माइनस गुणा क्या हो गया, माइनस, तो -1 -5/2। ये संख्या पहली में संख्या है, अंश बटा हर में है, इस संख्या को भी अंश बटा हर में लिखने के लिए किसका भाग देंगे, 1 का। 1 का भाग इसलिए दिया, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं या किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए अपन ने -1/1 कर लिया। यहाँ से अंदर गुणा किया तो कितना आ गया, -7/2। 2 का और 1 का एलसीएम लिया अपन ने, कितना आया, 2। 1 का बाद 2 में कितनी बार गया, 2 बार। 2 को -1 से गुणा किया कितना आया, -2, और 2 का बाद 2 में 1 बार, 1 को -5 से गुणा कर कितना आया, -5 बराबर -7/2। -2 और -5 कितना आया, -7/2 बराबर -7/2। कहने का मतलब अपने जो विधि से अल्फा बीटा के मान निकाले हैं उनका योग और यहाँ से इस फॉर्मूले बेस पे इन दोनों का योग क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो कह सकते हैं अपने मूल जो है अल्फा बराबर -1 बीटा बराबर -5/2 वो योग से क्या है, अपने सत्य है। इसी प्रकार हम जानेंगे कि इनका गुणनफल भी समान आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके लिए अपन ने फॉर्मूला पहले लिखा था तो उस फॉर्मूले के अपन जाके चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि अल्फा बीटा यानी कि दोनों मूलों का गुणनफल किसके बराबर होगा, c/a के बराबर होगा। अल्फा का मान कितना है, यहाँ से -1 गुणा बीटा का मान कितना है, यहाँ से -5/2 बराबर c का मान कितना है, 5/a का मान कितना है, 2। यहाँ से माइनस को माइनस से गुणा कर संख्या किसकी आ गई, प्लस की। 1 को 5 से गुणा किया तो 5/2 बराबर कितना आया, 5/2। अतः हम कह सकते हैं कि जो अपने मूल निकाले हैं वो इसके गुणांक वाले, इसके गुणा वाले संबंध को भी सत्यापित करता है। तो स्टूडेंट्स आज अपने इस पहले वीडियो में जाना कि द्विघात समीकरण का प्रारूप क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न या अलग अलग या समान काल्पनिक किस स्थिति में होते हैं, और सबसे पहले विधियां कितनी होती हैं। तो सबसे पहले विधि अपन ने जानी गुणनखंड विधि,
स्टूडेंट्स अगले वीडियो में जानेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या सीधे सरल विधि से मूलों के मान किस प्रकार निकाले जाते हैं।